आपका स्टडी शेड्यूल कैसा होना चाहिए, सेल्फ स्टडी शेड्यूल कैसा होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप अपना मैक्सिमम सेल्फ स्टडी आवर्स स्पेंड कर दें, अलोकेट कर दें। नो कि लास्ट टाइम मेरा नीट में केमिस्ट्री सपोज खराब हो गया था, तो इस साल तो मुझे पूरे साल भर केमिस्ट्री को बहुत टाइम देना है। और वो टाइम कैसे देते हैं, फिजिक्स और बायो का टाइम कम करके केमिस्ट्री में टाइम देते हैं। ठीक है, ये आपके सेल्फ स्टडी आवर्स होने ही चाहिए। 3:30 पर आप अपनी स्टडीज को स्टार्ट करें। 3:30 to 5:30 2 आवर्स स्टडी आप करेंगे, फिर आप 30 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, टी ब्रेक जो भी रिफ्रेशमेंट वगैरह आप लेते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज बात करने आया हूं उन सारे स्टूडेंट्स से जिन्हें नीट एग्जाम क्रैक करना है बहुत अच्छी रैंक के साथ में, बहुत अच्छे स्कोर के साथ में। स्टूडेंट्स, आपकी इस अच्छी रैंक और अच्छे स्कोर के लिए इंपॉर्टेंट है आपका टाइम टेबल। स्टूडेंट्स, कई बार मैंने देखा है, ये मैं अपने पास्ट 22 ईयर्स के एक्सपीरियंस और स्टूडेंट्स की जो शेयरिंग है, जो स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने के बाद में पता चलता है, तो ये मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो इंस्टीट्यूट गोइंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो अपनी 6 to 7 आवर्स स्टडी अपने इंस्टीट्यूट में कंप्लीट करते हैं, लेकिन जो सेल्फ स्टडी उनकी होती है वो उतनी रैंडम स्टडीज होती है कि जितना वो इनपुट देते हैं उतना आउटपुट उनको मिलता नहीं है। ठीक है, अब सेल्फ स्टडी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेक्शन में, आपकी रैंक में, आपके अच्छे स्कोर में सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल है। तो जहां स्टूडेंट अपनी सेल्फ स्टडीज को बहुत डिसिप्लिन वे में थ्रू आउट द सेशन कंप्लीट करता है, वो डेफिनेटली नीट क्रैक करता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में आपसे बात कर सकता हूं। मैं उन स्टूडेंट से डिस्कशन के बाद में ये बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट आज बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में अपना या तो एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं या कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दें, आपकी सेल्फ स्टडी का शेड्यूल क्या होना चाहिए, मैं आज आपको हेल्प करूंगा इस बात में। मैं जितेंद्र चांदवानी जेसी सर आज आपके साथ में जुड़ने आया हूं। आपका स्टडी शेड्यूल कैसा होना चाहिए, सेल्फ स्टडी शेड्यूल कैसा होना चाहिए, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम अलोकेशन। जो भी आपके सेल्फ स्टडी आवर्स हैं उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप किस तरह से वो टाइम अलोकेशन रखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। यूजुअली ये देखा जाता है कि स्टूडेंट या तो उस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ता है जो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट से जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, तो ये एक कॉमन व्यूज मैं कह सकता हूं होते हैं कि स्टूडेंट्स को बायो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, या मे बी आपको फिजिक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, या केमिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लग सकता है। ये अलग अलग स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन आप स्टडीज जो करते हैं, जो स्टडी आवर्स आप अलोकेट करते हैं सब्जेक्ट्स को, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होता है आपकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स से। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर या तो ये होता है कि स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट उसका फेवरेट सब्जेक्ट है उस पर वो बहुत ज्यादा टाइम देता है पूरे दिन भर में, या कई बार स्टूडेंट इस डर की वजह से कि मेरा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, मुझे उसमें बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए, तो वो अपने मैक्सिमम स्टडी आवर्स जो होता है वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर स्पेंड कर देता है जो उसका वीक सब्जेक्ट है। और ऐसा कई बार आपको सजेस्ट किया भी जाता है कि स्टूडेंट अगर ये सब्जेक्ट आपका वीक है, जैसे यूजुअली नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो बात करते हैं, ठीक है, मैं फिर कोई ये थंब रूल नहीं है, बट यूजुअली फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर स्टूडेंट्स कंसर्न होते हैं, और इसकी वजह से कई बार आपको इस तरह से सजेस्ट भी कर दिया जाता है कि बेटा आप फिजिक्स पर ज्यादा टाइम दें, अपने सेल्फ स्टडी आवर्स का 50 to 60% टाइम आप फिजिक्स पर दे दें, बट स्टूडेंट ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये मैं आपको स्टूडेंट से डिस्कशन के बाद में बता रहा हूं। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट से मेरी बात हुई है लास्ट 22 ईयर्स में, और ये मैं उन्हीं के एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप अपना मैक्सिमम सेल्फ स्टडी आवर्स स्पेंड कर दें, अलोकेट कर दें। नो, ये आप ऐसा समझ लें कि तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो ऑटो के 3 टायर्स हैं। इन 3 टायर्स में एयर प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप 2 टायर को पंक्चर करके, या आप कहें कि मेरा एक टायर बहुत स्ट्रांग है और 2 टायर को पंक्चर करके आप ऑटो चलाना चाहें, पॉसिबल नहीं होगा। आप तीनों टायर्स में एयर प्रेशर को एक इक्विलिब्रियम के साथ में मेंटेन करते हुए चलना होगा, तब आप अपने मंजिल को पा पाएंगे। जो मेडिकल में डॉक्टर बनने का आपका सपना है वो आप पूरा कर पाएंगे। तो एक मैं आपके साथ में एक जनरल, एक टेंटेटिव शेयरिंग जो अलोकेट होना चाहिए टाइम का, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। टाइम अलोकेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए, आप अपने टोटल सेल्फ स्टडी आवर्स का 30% टाइम फिजिक्स को दें, 30% टाइम आप केमिस्ट्री को दें, और 40% टाइम आप बायोलॉजी को दें। अरे सर, बायोलॉजी तो आसान सब्जेक्ट है, ठीक है, ये तो बच्चों का फेवरेट होता है। सर 40% टाइम हम बायोलॉजी को क्यों दें सर, इसमें तो बहुत कम टाइम देकर के भी चला जा सकता है सर, और अगर हम लास्ट में भी पढ़ेंगे एग्जाम के टाइम पर तब भी हम बायोलॉजी कंप्लीट कर सकते हैं। गलत कंसेप्ट है। अगर आप ये
व्यूज बायोलॉजी के लिए रखते हैं तो बिल्कुल गलत है। बायोलॉजी सब्जेक्ट आपको डेफिनेटली, क्योंकि आपने बायोलॉजी ऑप्ट किया है तो डेफिनेटली आपका उसमें इंटरेस्ट है, और जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है वो हमारे लिए सब्जेक्ट इजी बन जाता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। तो ठीक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट अगर आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और वो आपको लगता है इजी है, तो बेटा आप ये भी सोचिए कि बायोलॉजी के जो मार्क्स हैं आपके 720 में से वो 360 मार्क्स हैं, मतलब 50% वेटेज बायोलॉजी का है। और सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, उसको पढ़ने में टाइम लगता है, समझने में टाइम नहीं लगेगा लेकिन पढ़ने में टाइम लगेगा। मतलब अल्टीमेटली दिस सब्जेक्ट इज आल्सो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स में कंटेंट बायोलॉजी के कंपैरिजन में कम हो सकता है, बट अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है। तो कहीं पर अंडरस्टैंडिंग में टाइम आपका जा रहा है और कहीं पर सब्जेक्ट की लेंथ बड़ी होने की वजह से, सिलेबस बड़ा होने की वजह से वहां पर टाइम ड्यूरेशन में ज्यादा देना पड़ता है। इसलिए आपको बायोलॉजी में भी टाइम देना पड़ेगा। यह मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मिस्टेक्स बायो में ही कर आते हैं, उनके नेगेटिव बायोलॉजी में ज्यादा होते हैं। तो आपको वहां भी टाइम देना पड़ेगा, आपको कंटेंट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, रिवीजन के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। इसलिए 40% आप टाइम बायो को दें। और फिर भी अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी के लिए टाइम ऐसा नहीं है कि 30 एंड 40 में हमने बायो को ज्यादा दे दिया। अरे भाई, बायो में जूलॉजी एंड बॉटनी भी तो है, दोनों को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो अल्टीमेटली टाइम 20% ही आता है। मतलब टाइम तो आप कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री को ही ज्यादा दे रहे हैं, राइट? हाँ, इसमें आप थोड़ा सा 5% का प्लस माइनस कर सकते हैं अपनी सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो ये टाइम अलोकेशन बहुत जरूरी है, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए, तभी आप तीनों सब्जेक्ट में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाएंगे, आप तीनों सब्जेक्ट में इक्वली परफॉर्म कर पाएंगे। कई बार ये देखा है कि स्टूडेंट जो रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है, रिपीटर स्टूडेंट्स का एक पास्ट एक्सपीरियंस उनको ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम मेरा नीट में केमिस्ट्री सपोज खराब हो गया था, तो इस साल तो मुझे पूरे साल भर केमिस्ट्री को बहुत टाइम देना है। और वो टाइम कैसे देते हैं? फिजिक्स और बायो का टाइम कम करके केमिस्ट्री में टाइम देते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, ये गलत है। आपने अगर फिजिक्स के बायो में अच्छा परफॉर्म किया सपोज, तो वो सेम परफॉर्मेंस आपकी इस साल भी तब मेंटेन हो पाएगी ना, जितना टाइम आपने लास्ट ईयर बायो और फिजिक्स को दिया उतना ही टाइम अब आप फिर से फिजिक्स और बायो को दें। क्वेश्चन है सर फिर केमिस्ट्री खराब हो, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम कहां से लाएं? एक्स्ट्रा टाइम का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा टाइम देना है तो आप बायो और फिजिक्स के कोस्ट पर आप उसको टाइम को कम करके इसको एक्स्ट्रा टाइम दें। नो, आप एक टारगेट बना रहे हैं कि अगर मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट वीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, फिजिक्स हो सकता है, बायो हो सकता है, जो भी सब्जेक्ट आपका पर्टिकुलर वीक है उसमें आप एक्स्ट्रा टाइम कैसे देंगे मैं आपको टेक्निक बताता हूं। आप अपने सेल्फ स्टडी आवर्स को एज इट इज मेंटेन करें। आप टारगेट बना लें कि मुझे डेली, सपोज मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट वीक है या मान लेते मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट वीक है, आप टारगेट बना लो मुझे फिजिक्स के 15 क्वेश्चन डेली करना है, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन डेली करना है या 20 क्वेश्चंस मुझे फिजिक्स के डेली करना है। अब आप सोचिए क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन करने के लिए सर टाइम कहां से आएगा? आप अपने सेल्फ स्टडी आवर्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप सोचिए सुबह उठने से रात को सोने तक ऐसे बहुत सारे 5 मिनट्स आपके पास होते हैं जो नॉन प्रोडक्टिव होते हैं। मैं एक स्टूडेंट के लिए जो नीट एस्पिरेंट है उसके लिए वो टाइम नॉन प्रोडक्टिव मानता हूं जिसमें वो ना तो कुछ खाने का काम कर रहा है, ना सोने का काम कर रहा है, ना पढ़ने का काम कर रहा है। क्योंकि आपके लिए प्रोडक्टिव आवर्स केवल वही है जिसमें आप या तो खा रहे हैं या सो रहे हैं या पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए नॉन प्रोडक्टिव है। ठीक है, 1 आवर अपना आप गेम्स वगैरह के लिए निकाल सकते हैं माइंड को फ्रेश करने के लिए, लेकिन आप कुछ और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। या कई बार ऐसा होता है, आप सोचिए कि हमारा टॉपिक कंप्लीट होने वाला होता है, हमारा लंच टाइम होता है या डिनर टाइम होता है, हमें लगता है कि ठीक है 5-10 मिनट में क्या नया टॉपिक स्टार्ट किया जाए, चलो खाना खाने के बाद में स्टार्ट करेंगे। मैं कह रहा हूं ये 5 या 10 मिनट जो हमने खराब किए ना, इनको हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं। कई बार हम टीचर से डाउट पूछने जाते हैं, वहां पर अगर क्राउड होता है, ठीक है, हम 10 मिनट वहां पर टीचर का वेट कर रहे होते हैं, आप उन 10 मिनट्स को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। कैसे? आप टारगेट बना लो कि मुझे 20 क्वेश्चन फिजिक्स के डेली करने हैं। इन 5-5 मिनट में मैं क्या करूंगा, मुझे 5 मिनट मिले मैं 2 क्वेश्चन उस टाइम पे कर लूंगा, 10 मिनट मुझे कहीं पर मिले मैं 3 क्वेश्चन उस टाइम पर कर लूंगा। आप सोचिए अगर आप इन 5-5 मिनट को चुराना स्टार्ट कर दें अपनी स्टडीज के लिए, तो आपके पास 24 आवर्स में ऐसे बहुत सारे 5 मिनट होते हैं जिनको अगर आप प्रोडक्टिव बना दें, 1-1, 2-2 क्वेश्चन भी करें, तो 20 क्वेश्चन आप विदाउट डिस्टर्बिंग योर सेल्फ स्टडी आवर्स आप डेली कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं आज अगस्त में हूं, अगस्त को अगर हम खत्म मान लें, सितंबर, अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मेरे पास 8 महीने हैं। 8 मंथ्स इंटू 30 डेज, 240 डेज मेरे पास हो गए। अगर मैं 240 डेज के अकॉर्डिंग 10 क्वेश्चन डेली करता हूं तो 2400 एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कर सकता हूं अपनी स्टडीज आज के अलावा। अगर मैं 20 क्वेश्चन डेली कर रहा हूं
तो मेरे पास 4800 क्वेश्चन करने का स्कोप है। मैं कह रहा हूं स्टूडेंट, अगर आपने फिजिक्स में या जो भी आपका वीक टॉपिक है उसमें 2400 या 4800 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर लिए तो कोई आपकी परफॉर्मेंस को रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है आपके साथ में। तो स्टूडेंट, अगर किसी सब्जेक्ट में आपको वीकनेस फील होती है तो आप उसके 15 to 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करें, डेली रूटीन बना लें, और ये आपको उन 5-5 मिनट में करने हैं जो हमारे लिए या तो किसी के वेट करने में चले जाते हैं या किसी से डिस्कशन में चले जाते हैं। नो, आप उनको यूज करें और इन क्वेश्चंस को करिए। तो टाइम अलोकेशन कहीं ना कहीं आपका ये होना चाहिए। क्वेश्चन है सर कितना टाइम हमें स्टडीज को देना चाहिए डेली? तो एक एवरेज अगर मैं स्टडी आवर्स की बात करूं तो जो एवरेज स्टडी आवर्स आपका होना चाहिए दैट शुड बी अप्रॉक्स 7 आवर्स। आप 7 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी आवर्स को ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके सेल्फ स्टडी आवर्स होने ही चाहिए, 7 आवर्स से कम नहीं होना चाहिए बच्चा, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट गोइंग स्टूडेंट से अगर मैं बात करूं तो वो 7 आवर्स के अप्रॉक्स इंस्टीट्यूट में अपना टाइम स्पेंड करता है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि सेल्फ स्टडी में आप 7 आवर्स दीजिए तो 7 + 7 मतलब 14 आवर्स, फिर भी आपके पास 10 आवर्स बचते हैं आपकी स्लीप के लिए और आपके डेली रूटीन को कंप्लीट करने के लिए, और 1 घंटा जिसमें आप अपना गेम्स वगैरह का काम, जो भी आपका फेवरेट एक्टिविटी हो सकती है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। दैट इज मोर देन एनफ। 10 आवर्स आपके लिए सफिशिएंट है। तो 7 आवर्स आप सेल्फ स्टडी में इजीली निकाल सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकाल सकते हैं डेली रूटीन में, ठीक है। उसमें भी मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। अब क्वेश्चन है कि 7 आवर्स को सब्जेक्ट में कैसे डिवाइड किया जाए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप अपना 7 आवर्स का 30% टाइम फिजिक्स को देंगे, 30% टाइम आप केमिस्ट्री को देंगे और 40% मतलब 20% आप जू एंड बॉटनी को देंगे, राइट। अब इसके बाद में जो आपने 30% टाइम फिजिक्स को दिया है, स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट में मोस्टली वो थ्योरी को ज्यादा टाइम देते हैं, थ्योरी पर अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं। ओनली थ्योरी पढ़ने से आप नीट क्रैक नहीं कर पाएंगे बच्चा। आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों को मेंटेन करते हुए चलना होगा। एटलीस्ट आप ये प्रैक्टिस रखें कि फिजिक्स में जो भी आपका 30% टाइम, आपका जो भी आवर्स आपको मिल रहे हैं 7 आवर्स में से, उसमें से 50% टाइम आप थ्योरी को दें और एटलीस्ट 50% टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैक्सिमम टाइम आपका थ्योरी में चला जा रहा है। स्टूडेंट का कई बार कहना होता है कि सर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, थ्योरी याद नहीं होगी, तो फिर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम तो पहले थ्योरी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें फिर क्वेश्चन कर लेंगे। बेटा, अगर आपका ये सोच है ना तो वो दिन आपके लिए कभी भी नहीं आएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम निकाल पाएंगे। नो, एक बार आप थ्योरी को समझ लें। नोट्स को पढ़ने का मतलब नोट्स को याद करना नहीं होता है बेटा, कंसेप्ट को समझना होता है। आप जब भी नोट्स पढ़ें तो इस इंटेंशन के साथ में पढ़ें कि मुझे कंसेप्ट समझना है। क्वेश्चन है सर वो थ्योरी मेमोराइज कैसे होगी? क्वेश्चन प्रैक्टिस से। आप सोचिए, एक कंसेप्ट को 10 बार पढ़ने की जगह मैं आपसे कहूंगा उस कंसेप्ट को 2 बार पढ़िए और उसके 10 क्वेश्चन करिए, आपको वो कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से मेमोराइज होगा, ज्यादा अच्छे से आप उसमें परफॉर्म कर पाएंगे। तो थ्योरी को समझने के लिए नोट्स होते हैं, मेमोराइज करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए वो कंटेंट आपकी परमानेंट मेमोरी में सेट होता जाएगा। तो 50-50% टाइम आप थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस को दें। सेम फॉर केमिस्ट्री, कहीं ना कहीं दोनों सब्जेक्ट का नेचर ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ये आप अलोकेट करें 50% टाइम थ्योरी को, 50% टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को। यस, बायो में नो डाउट आपको थ्योरी ज्यादा पढ़नी होती है, उसको मेमोराइज भी करना होता है, तो वहां पर आप ऐसा कर सकते हैं कि 75% टाइम आप थ्योरी को दें, बट 25% टाइम यहां पर भी बच्चा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप करते हैं कि सर बायोलॉजी तो केवल थ्योरी पढ़ने से हो जाएगी। नो, आपको 25% एटलीस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम देना चाहिए। एक्चुअली क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको फायदा क्या होता है? आपकी स्पीड फास्ट होती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप सोचिए, किसी क्वेश्चन को अगर आपने किया हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो हमारी रिएक्शन, आप इसको ऐसे समझ लें, आपका फ्रेंड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, सेम टाइप का क्वेश्चन अगर आपने किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका रिएक्शन होता है अभी करते हैं। लेकिन अगर कोई नया क्वेश्चन आप फेस करते हैं तो आपका रिएक्शन चेंज हो जाता है, ट्राई करते हैं। अभी करते हैं और ट्राई करते हैं में बहुत डिफरेंस है। आप टारगेट बना लो कि आने वाले नीट में मेरे 180 क्वेश्चन जो मैं करूंगा वो अभी करते वाले होने चाहिए, ट्राई करते वाले नहीं होने चाहिए, और उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन है सर ये 7 आवर्स में अपनी स्टडीज में निकालूं कैसे? उसके लिए भी आपको मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं बच्चा। उसके लिए ये एक टेंटेटिव टाइम टेबल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग सेशन में अपने इंस्टीट्यूट में क्लासेस अटेंड करते हैं उनके लिए अगर बात की जाए तो ये टाइम टेबल हो सकता है। यूजुअली इंस्टीट्यूट से आप 1 o'clock या 1:30 तक फ्री हो जाते हैं। आप अपना फिनिश करें लंच को 2:30 तक, लंच अपना फिनिश कर दें 2:30 तक। उसके बाद में 1 आवर आप जरूर रेस्ट लें, आप अपने आप को रेस्ट दें, 1 आवर का आप रेस्ट ले लें। 3:30 पर आप अपनी स्टडीज को स्टार्ट करें।
3:30 to 5:30 2 आवर्स स्टडी आप करेंगे, फिर आप 30 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, टी ब्रेक जो भी रिफ्रेशमेंट वगैरह आप लेते हैं, और फिर 6 o'clock फिर से आप स्टडीज को स्टार्ट करेंगे। 2.5 आवर्स स्टडी आवर्स आप यहां निकाल सकते हैं अप टू 8:30 PM। 8:30 पर फिर आप अपना डिनर ब्रेक लें, पूरा 1 घंटा आप ब्रेक लें, ठीक है, जिसमें आप डिनर भी करेंगे, आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, जो आपको अच्छा लगता है वो एक्टिविटी करिए, और फिर से अपने आप को रिफ्रेश करते हुए आप 2.5 आवर्स स्टडी आवर्स निकाल सकते हैं अप टू 12 मिडनाइट, राइट। तो ये 7 आवर्स का आप इजीली एक सेल्फ स्टडी आवर्स निकाल सकते हैं अपने रूटीन में से। जो स्टूडेंट सेकंड सेशन में, ठीक है, सेकंड इवनिंग सेशन में इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस अटेंड करते हैं, उनकी यूजुअली क्लासेस में मानकर चलता हूं कि 2 PM पर स्टार्ट होती है और 8:30 तक फिनिश हो जाती है। आप अपना डिनर फिनिश करें बाय 9:30 तक आपके पास 1 घंटे का टाइम है, इजीली आप डिनर फिनिश कर सकते हैं, थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं, 30 मिनट्स का आप नैप ले लो, और उसके बाद में अपनी स्टडीज को स्टार्ट करो 9:30 से अप टू 12, ठीक है, 12 मिडनाइट। ये आपको यहां पर 2.5 आवर्स 2.5 आवर आपको स्टडी का मिल जाएगा। फिर आप 6:30 6.5 घंटे की कंप्लीट डीप स्लीप आप लें, अच्छे से रेस्ट करें, कोई टेंशन नहीं। 6:30 उठ करके आप 1 आवर में अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करें। 7:30 से 9 o'clock मतलब 1.5 आवर्स 1.5 घंटे की स्टडीज आप यहां करेंगे, और फिर उसके बाद में आधा घंटा आप फिर से एक ब्रेक ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और 9:30 से फिर आप 12:30 तक 3 आवर्स स्टडी करेंगे। 7 आवर्स आप इस तरह से निकाल सकते हैं। 12:30 से 2 o'clock जो 1.5 आवर है उसमें आप फिर से अपना रूटीन कंप्लीट करें, लंच कंप्लीट करें, आधा घंटा ब्रेक लें, रेस्ट करें, और फिर से अपनी क्लासेस अटेंड करें। तो ये 7 आवर्स का स्टडी टाइम मॉर्निंग और इवनिंग सेशन वाले बच्चे इस तरह से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा है तो इंडिया में डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। अगर आप उस रूप में आना चाहते हैं तो सैक्रिफाइसेस तो आपको करने पड़ेंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एक डिसिप्लिन वे में आपको स्टडीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन आप सोचिए स्टूडेंट्स, अगर आप आने वाले नीट एग्जाम की बात की जाए, ठीक है, यूजुअली मई मंथ में फर्स्ट वीक में होता है, ठीक है, अगर मैं उस टाइम तक मानूं तो अगर आप मई 24 तक अपने आप को डिसिप्लिन बना देते हैं तो आप सोचिए आपकी लाइफ कितनी डिसिप्लिन हो जाएगी। आपको रैंडम लाइफ नहीं जीनी पड़ेगी। एक डॉक्टर अपनी बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड करता है, बहुत अच्छे ये समझ लो कि उसका इतना नाम होता है पूरे इंडिया में। तो आपको अगर उस मुकाम पर पहुंचना है तो डिसिप्लिन होकर के स्टडीज करनी पड़ेगी। आई थिंक ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा अपने सेल्फ स्टडी आवर्स को बैलेंस वे में स्टडीज करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली आज आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा। आप इसको खुद भी अडॉप्ट करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट।